तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैंने बेका के हाथ से यंग मास्टर मर जाता है और उसके बाद जनरल मोयोंग वहां पर आता और आने के बाद बेका से कहता है क्या तुम्हें इस बात का जरा सा भी आइडिया है कि लड़के तुमने जहाँ पर क्या कर दिया है, तुमने मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू के बेटे को मार दिया। तो वो कहता है लेकिन मैं जहाँ पर क्या करता वो यंग मिस के साथ कुछ करने वाला था। तो जनरल मोयोंग जो होता है जब उसे वहां पर थप्पड़ मारने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर हमारी यंग मिस आगे बढ़ती है, राइमिस का हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि प्लीज सोंगा को मत मारना, सोंगा गलत नहीं है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया बल्कि वो जहाँ पर मेरे साथ कुछ गलत करने वाला था। तो मोयोंग उसे कहता है कि यंग मिस प्लीज आप यहाँ पर बीच में मत आए, इस लड़के को यहाँ पर आइडिया ही नहीं है कि इस लड़के ने क्या कर दिया है। उस यंग मास्टर को मारने का मतलब यह है कि मार्शल के लिए भी यहाँ पर दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि राइमिस के सामने रोना शुरू कर देती है। तो जनरल मोयोंग उसे रोता हुआ देखकर पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है बेवकूफ, तुम बेवकूफ, और अब यहाँ पर तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और तुम दोनों को यहाँ पर इसकी सजा मिलेगी। और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। तो हमारी राइमी से कहते हैं कि सोंगा क्या तुम ठीक हो? तो वो उसे कहता है कि राइमी हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इसी के साथ ही राइमी से गले से लगा लेती है और कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी सोंगा को बचा लूंगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब किसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ग्रैंड मार्शल का दिखाया जाता है कि मार्शल अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू जो होता है उसके पास आता है और आकर उसके सामने आकर रो रहा आता है, कहता है कि तुम्हारे इस नौकर ने मेरे बेटे को मार डाला है, मुझे वो नौकर का सर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो चाहिए। तो इसी के साथ ही ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा मर गया, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो मिनिस्टर उसे कहता है कि अब ये क्या बात हुई, तुम यहाँ पर ये क्या कह रहे हो कि मेरा बेटा मर गया तो मर गया, क्या तुम यहाँ पर इस बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहोगे कि तुम्हारे घर के अंदर वो क्यों मरा और तुम्हारे नौकर ने उसे क्यों मारा है? ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने ये बात करने की, तुम्हारा बेटा मेरी फैमिली में कर क्या रहा था, पहले तो तुम्हें ये सोचना चाहिए ना, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरे लोगों ने तुम्हारे घर में घुसकर उसको मारा था तो फिर बात अलग होती। तो ये बात सुनने के बाद मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू से कहता है कि ये कमीना जहाँ पर आगे से इस तरह की बात करके इस बात को खत्म करने की बात कर रहा है, मैं यहाँ पर इस तरह की बात तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और साथ ही वो सोच रहा था है कि लेकिन मुझे यहाँ पर कम से कम कुछ ऐसी बात करनी होगी जिससे ग्रैंड मार्शल को गुस्सा ना आए, क्योंकि ये बंदा किसी वक्त भी मुझे भी मार सकता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि सर आप यहाँ पर जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके वॉरियर ने मेरे बेटे की जान ली है? मेरे बेटे ने चाहे जितना बड़ा क्राइम क्यों ना किया उसे यहाँ पर कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन उसने यहाँ पर उसे जान से मार डाला। तो ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा मर गया तो जाओ जाकर एक नया पैदा कर लो, तुम्हारे अंदर अभी इतना दम तो होगा कि तुम एक नया बेटा पैदा कर सको। तो मिनिस्टर जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि आप यहाँ पर इस बात को मजाक में कैसे ले सकते हैं, आप यहाँ पर मेरे साथ इस तरह की बात नहीं कर सकते। जब इसी के साथ ही वहां पर दरवाजा खुलता है, राइमी अंदर आ जाती है। तो राइमी वहां पर आने के बाद घुटने टेक कर बैठ जाती है और कहती है कि सोंगा ने कुछ भी गलत नहीं किया, सारी की सारी गलती इनके बेटे की थी, उसने यहाँ पर मुझे हैरास करने की कोशिश की और साथ ही उसने मेरे चेहरे के ऊपर स्कार्स डालने की कोशिश की, वो पहले मेरी इज्जत लूटना चाहता था। तो मिनिस्टर ये बात सुनने के बाद कहता है ये क्या बकवास हो रही है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरा बेटा तुम्हें आकर हैरास करेगा? मेरे बेटे के पास अभी भी यहाँ पर उसके हैरम के अंदर कितनी लड़कियां भरी पड़ी हैं, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां, फिर वो तुम्हारे घर में आकर तुम्हें हैरास क्यों करेगा? तुम यहाँ पर सच क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हें यहाँ पर सच बोलना चाहिए, तुम यहाँ पर झूठ बोल रही हो। अब जल्दी से बताओ कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है, तुम यहाँ पर जितना झूठ बोलोगी उतना ज्यादा इसमें फंसती जाओगी, मैं यहाँ पर तुम्हारे झूठ के ऊपर से पर्दाफाश करके रहूंगा। जब वो यहाँ पर राइमी से इस तरह से बात करता है तो जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो वो गुस्से के साथ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि मेरी बेटी यहाँ पर झूठ बोल रही है। जब वो गुस्से के साथ इतना कहते हैं तो मिनिस्टर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, कहता है कि मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए, लगता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया तो ये बुढ़ा खुसड़ कहीं का मुझे मार डालेगा। कहते हैं कि एक टाइगर बुढ़ा होने के बाद भी टाइगर ही रहता है, यानी कि अगर ये चाहे तो यहाँ पर इस जगह के ऊपर मुझे मार सकता है, लेकिन मेरा बेटा मरा है, मैं इतनी आसानी से इस बात को कैसे जाने दे सकता हूँ? तो मिनिस्टर उसे कहता है कि सर यहाँ पर एक लाइफ की वैल्यू इतनी भी ज्यादा कम नहीं हो सकती, मेरा बेटा मरा और मेरे बेटे के मरने के बदले में आप यहाँ पर मुझे एक नौकर तो दे ही सकते हैं, वो आपकी फैमिली का एक नौकर या फिर इस लड़की का बॉडीगार्ड हो सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी मेरे बेटे की वैल्यू थी। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर लाइफ की वैल्यू तोल रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेटे की वैल्यू इस लड़के से ज्यादा थी जिस लड़के ने उसको मार डाला? तो मिनिस्टर उसे कहता है जी बिल्कुल ऐसी बात है, मिनिस्टर के बेटे की वैल्यू आपके फैमिली के एक वॉरियर से ज्यादा है। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंड मार्शल उसे कहते हैं क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि वो लड़का कौन है? तुम यहाँ पर उस लड़के को एक लोली वॉरियर या फिर एक सिक्योरिटी गार्ड या एक बॉडीगार्ड समझ रहे हो, लेकिन वो लड़का, उस लड़के की वैल्यू तुम्हारे बेटे से भी ज्यादा है, यानी तुम्हारे जो मिनिस्टर का बेटा है उसके ज्यादा है। अगर उस लड़के की वैल्यू ज्यादा नहीं होती तो फिर बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने उस लड़के के लिए सफाइयां क्यों दे रहा था और तुम्हें ऐसा क्यों कह रहा था कि चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाओ, तुम्हारा बेटा मर गया तो मर गया। तो ये बात सुनने के बाद मिनिस्टर कहते तो फिर बताएं ना कि आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं और उस लड़के की वैल्यू आपकी नजर में इतनी ज्यादा क्यों है? तो ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि तुम्हारा बेटा मारा गया, लेकिन तुम्हारा बेटा वहां पर कुछ गलत कर रहा था। अब मुझे बताओ कि कौन
सा भाई अपनी बहन को हैरास होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना चाहेगा। इसकी बहन यानी राइमी के साथ वो लड़का कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा था, तो वो तो यहाँ पर ऐसा ही करेगा। अगर तुम्हारे मिनिस्टर यानी तुम मिनिस्टर और तुम्हारे बेटे के सामने उसकी बहन के साथ कुछ गलत करेगा तो उसका भाई क्या करेगा, वो भी उसे मारेगा ही ना। तो इसी तरह इसने भी यहाँ पर उसे मार डाला है। तो ये बात सुनने के बाद मिनिस्टर से कहते हैं तो सर आपके कहने का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर उस लड़के को राइमी का भाई क्यों बना दिया। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा कोई डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, राइमी मेरी इकलौती बेटी और मेरे पास कोई बेटा नहीं है जो कि मेरी पोजीशन को सक्सेसर की तरह यानी मेरी जगह के ऊपर ग्रैंड मार्शल बन सके। आज से कई साल पहले मैं उस लड़की को अपने साथ लेकर आया था और आज तक मैंने दुनिया से उसकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा, लेकिन वो मेरा अडॉप्टेड बेटा है यानी कि वो मेरे बेटे की तरह ही है और मैं यहाँ पर उसे अपना बेटा बना चुका हूँ। तो जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ ही यहाँ पर अब क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, दुनिया को इस बारे में पता चल जाएगा कि वो उसका ऑफिशियल बेटा है यानी कि वो इसे यहाँ पर अपना सक्सेसर बनाकर लेकर आया। तो दूसरी तरफ नैनी को दिखाता है कि वो सुबह सुबह अपने साथ नौकरानियां लेती है और सीधी यंग मास्टर के रूम में चली जाती है। तो उसे यहाँ पर एक गार्ड का ही रूम दिया गया होता है। तो उसके रूम के अंदर आती है तो हमारा बेखा जो होता है वहां पर बैठा होता है, सोच रहा होता है कि लगता है कि यहाँ पर मेरी सजा का वक्त आ चुका है, लगता है कि फाइनली फैसला हो चुका है कि मुझे यहाँ पर मार दिया जाएगा। और वो उठता है और खड़ा हो जाता है और कहता है वैसे भी तो ये एक एक्स्ट्रा ही लाइफ थी, मुझे तो अपनी सॉन्ग फैमिली के साथ ही मर जाना चाहिए था। और साथ ही वो कहता है कि राइमी सेफ है, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। तो वो नैनी से कहता है तो नैनी काफी दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ, आप बताओ कि क्या राइमी सेफ है, क्या यंग लेडी सेफ है। तो वो उसे यंग मास्टर कहकर ग्रीट करती है। जैसे ही वो उसे यंग लॉर्ड कहकर ग्रीट करती है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। नौकरानियां भी उसे यंग लॉर्ड कहकर ही ग्रीट कर रही होती हैं। तो हमारा बेका कहता है कि तुम सभी लोगों को क्या हो गया, अचानक से तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे यंग मास्टर या फिर यंग लॉर्ड क्यों कह रही हो। तो नैनी उसे कहते हैं कि हम लोग तो बस यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, अब क्योंकि आप यहाँ पर इस फैमिली के यंग मास्टर हैं और आप क्योंकि राइमी के भाई हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पर आपको ग्रीट तो करना पड़ेगा। और हमारा बेका भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अचानक से यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो गया। तो नैनी उसे कहते हैं कि जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, नए कपड़े पहनकर तुम्हें ग्रैंड मार्शल के सामने जाना है। तो ग्रैंड मार्शल के पास वो पहुंच जाता है तो ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि देखो तो जरा इस तरह के कपड़ों में तुम बिल्कुल एक अलग इंसान लगते हो, तुम तो बिल्कुल एक यंग मास्टर लग रहे हो। सॉन्ग बेक आज के बाद से तुम यहाँ पर मेरे ऑफिशियल डिसाइपल और साथ में तुम मेरे बेटे हो और तुम मेरे सक्सेसर हो यानी मेरी जगह के ऊपर अगले ग्रैंड मार्शल तुम बनोगे। मेरे पास इससे ज्यादा अच्छा रास्ता कोई नहीं था तुम्हें बचाने का और तुम्हें बचाने के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। और इसी के साथ ही बेखा उनके सामने घुटने टेक देता और कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जहाँ पर मेरी जान बचा ली और साथ ही आपने जहाँ पर मुझे जो कुछ भी दिया उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्रैंड मार्शल उसे कहता है कि मैं इतने साल तक तुम्हें अपने साथ रखा लेकिन मैंने जहाँ पर कभी इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि तुम यहाँ पर मेरे सक्सेसर बनकर लाए गए हो और वाकई में मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर एक सक्सेसर बनने के लायक हो। तुम्हारा बेका उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आपने मेरे जैसे एक यतीम को अपने घर के अंदर लेकर आया और जहाँ पर रहने के लिए जगह दी, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। और साथ ही उसे कहता है कि मेरी वजह से अब आप यहाँ पर अलग प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, अब आपको यहाँ पर मिनिस्टर के गुस्से को भी झेलना पड़ेगा। तो मास्टर जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, जब तुम यहाँ पर ऐसी पोजीशन के ऊपर हो जहाँ पर जिस पोजीशन के ऊपर मैं हूँ तुम्हें बहुत सारे दुश्मनों के साथ सामना करना पड़ेगा। और अब जबकि तुम भी यहाँ पर ऐसी पोजीशन के ऊपर हो जहाँ पर तुम मेरे सक्सेसर हो तो फिर तुम्हारे भी बहुत सारे दुश्मन होंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू इतनी आसानी के साथ इस बात को जाने नहीं देगा, वो बदला तो जरूर लेगा।